पहले आज के जो सवाल है वो आपके सामने रखते हैं कि क्या वक्फ बिल पर तेजस्वी का ये बयान वोट बैंक के लिए है? क्या तेजस्वी के बयान से बिहार चुनाव में अब ध्रुवीकरण होगा? तीसरा बड़ा सवाल है कि क्या तेजस्वी के बयान से बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा अब हाथ लग गया है? जब लगातार बयान आ रहे हैं, क्या ये उसी तरफ संकेत दे रहे हैं? सबसे पहले यहां पर वारिस पठान जी, आपके साथ ही शुरुआत कर लेती हूं मैं। इस तरह के बयान बिहार में कहीं इसलिए तो नहीं कि 2020 के चुनाव में ओवैसी पार्टी, आपकी पार्टी की एंट्री हुई, 5 सीटें जीती, आरजेडी को काफी नुकसान पहुंचा, और ऐसे में अब कोशिश यही है कि आप लोग भी पूरी तरीके से एंट्री कर रहे हैं तो उनको रोका जाए, कम से कम आपको रोकने के लिए वोटरों को अपने साधा जाए, इसलिए तो ये बयान नहीं। देखिए, वक्फ की जो बात कर रहे हैं, तो जब वक्फ का ये बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ, जिसको हम काला कानून बोलते हैं, जो हमारे गरीबों की, मजदूरों की जमीन को हथियाने की एक साजिश थी बीजेपी द्वारा, हमारे मदरसों को, कब्रिस्तानों को हथियाने की साजिश की थी बीजेपी द्वारा, तो उस वक्त ये सबसे पहले इस बिल को पार्लियामेंट के अंदर सबके बीच में फाड़ के फेंका असद ओवैसी साहब ने, क्योंकि यह असंवैधानिक था। अब ये अगर बोल रहे इस तरह से, तो इनके तो हिपोक्रेसी सबके सामने हमने लाई रहे ना, देश दुनिया देख रही है क्या इनकी हिपोक्रेसी। देखिए अर्पिता जी, हमारे लिए एक तरफ तो ये बीजेपी और एनडीए, दूसरी तरफ ये कांग्रेस और ये महागठबंधन जो बना लिया आरजेडी इनका है, ये इनका तो हमको पता है कि खुले दुश्मन है मुसलमानों के, तो मुसलमानों के हित के लिए कुछ कभी नहीं करेंगे, तो टिकट भी नहीं दी एक भी चुनाव में लड़ने के लिए। अब यहां से भी आप क्या ही उम्मीद कर लेंगे? चलिए बताइए, 2% वाला मल्ला सानी वो बन सकता है उप मुख्यमंत्री, 14% वाला यादव बन सकता है बिहार का मुख्यमंत्री, मगर वहीं पर 19% वाला मुसलमान, उसका अता पता ठिकाना नहीं। वो क्या खाली आपके लिए दरी बिछाएगा, क्या आपके लिए कुर्सी लगाएगा? आप जब रमजान का महीना आएगा, आप जाओगे, उसके मुंह में खजूर डालोगे, उसको टोपी पहना के आप चले आओगे। रमजान के पहले आप उसको हेलीकॉप्टर के अंदर बिठाओगे, रमजान के बाद उसको हेलीकॉप्टर, चुनाव के पहले आप उसको हेलीकॉप्टर में बिठाओगे, चुनाव के बाद हेलीकॉप्टर से लात मार के उसको आप फेंक दोगे। तो ये आपका दो मुहैया जो चेहरा है, तो देश के सामने पूरा ओपन है। आपने सीमांचल की बहाली के लिए क्या किया? क्योंकि वहां पे सबसे भारी संख्या के अंदर मुसलमान तबका है, आपने सीमांचल को स्टेटस दिलाने के लिए कुछ किया? आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 100 करोड़ का बजट लाने की बात किया? नहीं किया। आपने मुस्लिम एम्पावरमेंट के लिए क्या किया? अगर आप आज आप ही का स्लोगन है, जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अगर उस हिसाब से देखा जाए पिताजी, तो कितने मुसलमानों को टिकट मिलना चाहिए? क्या आपने दिया उनके लिए? तो सिर्फ मुसलमानों के लिए सवालों का जवाब, क्योंकि यहाँ पर आरजेडी की तरफ से कोई नहीं है, स्पष्ट कर दूं, लेकिन सूरज मंडल साहब, अब आपको ही इसके सारे जवाब देने होंगे क्योंकि आप साथ में हैं। इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, क्या आप भी इस पर सहमति जताते हैं कि आएगा तो कूड़ेदान में फेंक देंगे? ये देखिए, देश के सामने बहुत विकट परिस्थिति है। जो बात ये वारिस पठान साहब कह रहे हैं, उसकी चिंता सबसे अधिक हमको, इन्होंने आधी बात बताई, ये नहीं बताया कि संसद में वक्फ कानून का किन लोगों ने विरोध किया, पूरी बात बताना चाहिए। और सबसे बड़ी बात देखिए, यहाँ की दिक्कत क्या है, जो एक कौम है मुसलमान कौम, उसको टारगेट किया जा रहा है खुलेआम। इन्होंने एक लाइन में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति स्पष्ट कर दी, वो एक लाइन की स्थिति नहीं है, उसमें जो है वो तमाम ऐसे उन लोगों के कदम है, चाहे वो बुलडोजर से गिराना, चाहे एसआईआर के माध्यम से सूरज मंडल साहब, वोटरों। आप आरजेडी के बयान, तेजस्वी यादव के बयान से कांग्रेस भी सहमत है, कूड़ेदान में फेंक देंगे? अगर हाँ तो फिर कैसे? देखिए, कानून कूड़ेदान में फेंकना एक प्रकार का एक सिमिली है। आप देखे होंगे किसान कानून, जब जो काला कानून लाया गया और जिसके विरोध में तमाम किसान संगठन, लगभग 900 किसान जो है उनकी जाने गई, शहीद हुए वो, उसके बाद यही सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको वापस ले ली। तो जब वापस ले ली तो उसको कहां फेंका? वो कूड़ेदान में ही गया। नहीं, वो एक कॉर्पोरेट को, फिर तेजस्वी यादव ये क्यों कह रहे हैं कि हम कूड़ेदान में फेंक देंगे? ये तो फिर ऐसा होगा ना कि हम सरकार पर सुने कि हम सरकार पर दबाव बनाएंगे, हम धरना प्रदर्शन करवाएंगे या करेंगे और सरकार पर ये दबाव बना देंगे कि उनको ये फैसला वापस लेना पड़े। फिर आप इस तरह से कहिए, ये गुमराह करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। मुझे थोड़ी इस पर आपत्ति है, आप जो बात कह रही हैं भाषण के समय, क्या इसको अभी आपके सामने बहस में तो मैं इसको डिटेल में समझा सकता हूँ। जब भाषण दी जाती है लोगों के सामने, तो ये तो क्या इसके विरोध में नहीं हुआ प्रदर्शन?
क्या सीए एनआरसी जो कानून आया नहीं 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 उसके सर, विरुद्ध जो सर मुझे पूरे एक सिंपल देश सी चीज में, समझाइए सर, जो एक सिंपल पूरे सी देश चीज। में सूरज मंडल जी, सबसे अभी बड़ा हम बात कर रहे हैं आंदोलन बिहार जो चुनाव उठा, की। बिहार चुनाव में जी, ही ये बात तेजस्वी यादव ने कही है कि हमारी सरकार ले आई है, यानी राज्य में अगर हम आ गए तो हम इससे कूड़ेदान में फेंक देंगे। ठीक है, आप मुझे ये बिल्कुल बताइए, ऐसे कानून, संसद से पास कोई कानून, राज्य सरकार के पास क्या अथॉरिटी है? मान लीजिए आपकी सरकार आ जाती है, यानी आप भी होते सत्ता में और आरजेडी भी होती, साथ में ही लड़ रहे हैं, आप आ भी जाते हैं, तो कैसे कूड़ेदान में फेंक दीजिएगा? या आप जो आप बोल कर रही क्या है वो सकते हैं? अभी, आप ये बताइए, आप क्या कर सकते हैं? राज्य सरकार क्या कर नहीं नहीं, सकती है जो कानून जो को हटाने के लिए? आप जो बोल रहे हैं वो बिहार के उप मुख्यमंत्री ने, जिनकी अपनी संदिग्ध है पूरे के पूरे, उनका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से लेकर अभियुक्त हैं, वो समझा रहे थे। ये कौन नहीं जानता है, हम संविधान को बचाने की बात करते हैं, संविधान पर चलने की बात करते हैं। पूरे की पूरे जो यात्रा थी, वोटर अधिकार यात्रा, संविधान वो को कैसे संविधान बचाएंगे? बचाओ यात्रा संविधान थी। सर तो एक प्रक्रिया है ये ना। आप एक कोई लाइन कानून ले अगर रही बनता है, है लोकसभा राज्यसभा आपको से मैं पास होकर बताऊं बनता कि है, किस, तो वो संविधान का हिस्सा हो नहीं गया। नहीं, आप एक तरफ कह रहे हैं संविधान बचा रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं हम इनको कूड़े में फेंक देंगे। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। राज्य, आप अगर ये कहते हैं कि हम केंद्र में आ जाएंगे, हम इसे कूड़े में फेंक देंगे, समझ आता है, तब आपके पास अधिकार है, राइट है। राज्य में रहकर आप इसे कूड़े में कैसे फेंक देंगे? आप क्या कर लेंगे राज्य सरकार में होकर इसे हटाने के लिए? देश को ये पता है कि जैसे बिहार में जो एनडीए गठबंधन हारेगी, तो इसका जो तमाम जो इसके जो इसका असर होगा वो केंद्र में होगा। खुद अच्छा। नरेंद्र मोदी की गद्दी जो है जा सकती है, ओहो, ऐसी परिस्थिति बन रही है। और क्या ये बात सर? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मतलब संसद बिहार में जो चुनाव हो रहे हैं और ये बयान इसलिए दिया गया है क्योंकि इसका असर बाद में फिर केंद्र तक होगा और फिर वो बिल्कुल अच्छा कहीं बिल्कुल सर, होगा। बहुत दूर तक सोच लिया सर। ये बात टिकट भारतीय बंटवारा नहीं जनता हो पा पार्टी रहा था अच्छी, सर। ये हाँ, बिल्कुल वहां भारतीय तक जनता आप नहीं पार्टी सोच जानती पाए, है। लेकिन अभी अपने केंद्र तक सोच लिया, बहुत दूर तक सोच लिया आपने। वाह। नहीं नहीं, हम दूर तक क्यों नहीं, हम देश का हिस्सा नहीं है क्या? हाँ। बिहार देश में नहीं है, बिहार देश का एक ठीक सशक्त है, समझ राज्य गई है, सर। और बिहार से जो धनंजय गिरी आंदोलन साहब, उठता है पूरे देश को मैसेज प्रभावित करता है। सिर्फ बिहार के लिए नहीं है, बिहार से तो शुरुआत होगी और धीरे धीरे केंद्र तक पहुंच जाएंगे सर। अर्पिता जी, अरब के एक बड़े आलिम जुनैद ने कहा है कि जिन्हें खुद की खबर नहीं वो खुदा का पता बताते हैं। तरबूजा और तजुर्बा में तेजस्वी जी को फर्क समझ में नहीं आता है। समझ में आता है और देश जानता है, लेकिन केंद्र के पास क्या अधिकार है और राज्य के पास क्या अधिकार है, यह भी अगर उन्हें समझ में नहीं आता है तो उन्हें सरकार और सत्ता में रहने का क्या अधिकार है? जब उन्हें पता है कि केंद्र में क्या योजनाएं बनती हैं, केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य कानून नहीं बनाता है। वैसे बिल फाड़ने का दर्द पुराना है। लालू यादव को आपराधिक कानून से निकालने के लिए जो बिल था उसको राहुल गांधी ने फाड़ करके लालू यादव के अरमानों को लिटा दिया हमेशा के लिए। तो बिल से पुराना रिश्ता है, बिल का दर्द पुराना है, कोई बिल का दर्द नया नहीं है। लेकिन तेजस्वी जी की जो तड़प है सत्ता के लिए, जो अभी वारिस पठान कह रहे थे कि रोजेदारी में टोपी पहनते हैं और राजनीति में टोपी पहना रहे हैं, तो ये टोपीबाज राजनीति करने का उनके खानदानी रिवाज रहा है, उनके यहाँ जो चला आ रहा है टोपीबाज राजनीति। ये जो वक्फ बोर्ड पर बातें चर्चाएं हो रही है, जब संसद से पास हो गया, उसको राष्ट्रपति ने अध्यादेश कर दिया, कानून बन गया, तो ना तो ये मुल्क के हक में है ना मुसलमान के हक में है। ये देश के खाए पिए घाये मुसलमानों के हाथ में जो चंद लोगों के हाथ में था, इस वक्फ बोर्ड के जो आम गरीब गुरबा जो अंतिम पायदान पर खड़ा हुआ मुसलमान है, उस तक इसकी रहमत पहुंचे, उस तक इसका फायदा पहुंचे, इसके लिए वक्त और वक्फ दोनों की जरूरत को समझ के इसमें संशोधन किया गया और इसमें एक लंबी प्रक्रिया चली। ये मुल्क के हक में है, मुसलमान के भी हक में। लेकिन ये किसके हक में बात कर रहे हैं भाई? कांग्रेस पार्टी तो शुरू से ही मुल्क के ऊपर मुसलमान। अब देख लीजिए आप, दो पार्टियों के आपने अभी तक सुना, तुम क्या चल रहा है कि तुम मान या ना मान, तू है मेरा मुसलमान। वोट बैंक बनाकर रखने के लिए जो कवायद की जा रही है वो लगातार मुल्क का मुसलमान मुल्क की माटी से जुड़कर अशफाकुल्ला खान बने, बीर अब्दुल हमीद बने, तो अब्दुल कलाम आजाद की तरह आगे देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करे, वो नहीं चाहिए इनको। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूत्र वाक्य कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वो नहीं चाहिए। ये मुल्क को मुझको अलग करके मुसलमान को वोट बैंक बना करके, टोपी पहना करके, गलत कमिटमेंट करके और सियासी झूठ बोल करके, फरेब फैला करके, राजनीतिक लाभ उठाने करके तेजस्वी जी की ये सियासत जो है, ये सियासत मुल्क के लिए ना ठीक है ना मुसलमान के लिए ठीक है, ये किसी के हक में नहीं है। ठीक है, और हमारे साथ उबैदुर रहमान साहब भी हैं, प्रवक्ता हैं जनसुराज के। सर, जनसुराज पार्टी का क्या स्टैंड है वक्फ कानून को लेकर? मतलब अगर आप सत्ता में आ जाते हैं तो क्या आप भी कूड़ेदान में ही फेंक देंगे, या आपको लगता नहीं ये बना है कानून है और ये अच्छा कानून? देखिए, वैसे तो जो वक्फ कानून अभी केंद्र सरकार ने
पास किया है, जन स्वराज भी इसका विरोध करती है। लेकिन जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे, वो कूड़ेदान में नहीं फेंक सकते हैं। ये बात वो भी जानते हैं, कानून भी, अगर वो कानून के जानकार होते तो ये बात कभी नहीं कहते, क्योंकि वो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में ये पावर नहीं है कि केंद्र ने जो बनाया है उस बनाए हुए कानून को फेंक सकता है। ये उनका एक इलेक्शन में बोलने के लिए वो बोल सकते हैं, इसलिए कि इसके अंदर तीन चीजें हैं। एक होता है जो केंद्र के लिए यूनियन लिस्टेड होता है, दूसरा स्टेट लिस्टेड है, और तीसरा संयुक्त सूची है। तो संयुक्त सूची जो है उसमें अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए दोनों में, तो वहां साफ तरीके से एक्ट में लिखा हुआ है 1995 के भी और 25 के इसमें भी, कि वो केंद्र के जो कानून है उसी को माना जाएगा। तो केंद्र ने जो अमेंडमेंट किया है और अभी उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है उसको मानना पड़ेगा। इसलिए ये जो अभी तेजस्वी यादव कह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की वजह से कह रहे हैं। हालांकि उनको जिस मुद्दे पर उठाना चाहिए वो है वक्फ बाय यूजर। वक्फ बाय यूजर पे ये बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सबसे खतरनाक लॉ तो वक्फ बाय यूजर है, यानी वैसी प्रॉपर्टी जो बहुत लंबे समय तक विवादित है, जो बिल्डिंग्स है उस पे ना सरकार की नजर है, उस पे उनकी बात करनी चाहिए। उसके लिए क्या इनका समाधान है? क्योंकि केंद्र सरकार ने जो लॉ लाया था कि कलेक्टर जो है उसको देखेगा, तो अभी फिलहाल उस पे रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने लॉ नहीं पास किया है, रोक लगाई है। तो ये तो कानूनी लड़ाई है, अभी बहुत लंबे समय तक लड़नी होगी। लेकिन हम तो ये चाहेंगे, ये कहेंगे कि केंद्र सरकार को इस तरह के कंट्रोवर्शियल बिल लाने नहीं चाहिए जिससे आम जनमानस को कोई फायदा नहीं है। ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे आम लोगों को फायदा हो। वक्फ के कानून ला करके सिर्फ वोट बटोरने के लिए दोनों साइड से ये काम किया जा रहा है, इसके अलावा इसका कोई और मतलब वो है नहीं। ठीक है अनुप्रिया जी, एक छोटा सा रिएक्शन आप। मुसलमानों को भी बहुत जी हाँ, इससे कोई फायदा नहीं है, ये मैसेजिंग का ही खेल था। और अब मैसेजिंग की बात चल रही है तो तेजस्वी यादव अपने वोटर्स को साधने के लिए मैसेज दे रहे हैं। अर्पिता जी, वर्तमान में आप अगर आरजेडी की संरचना को देखेंगे और आरजेडी के कार्यों को देखेंगे तो ये प्रतीत होता है कि वह अपने ही नेता आदरणीय लालू जी के जितनी भी आइडियोलॉजी है, जितनी भी बातें हैं, उसे इतर चल रही है। चाहे वो टिकट वितरण में आपने देख लिया हो कि लालू जी ने जिनको भी चिन्हित किया है कि आप हमारे कैंडिडेट होंगे, उनको दरकिनारा करके के पैसे की खेल करके कि आरजेडी ने वैसे लोगों को टिकट दिया जो पैसे देने में बहुत ही संपूर्ण रहा, उनको टिकट मिला। जैसा कि इनके बाहर के हरियाणा के एक नेता हैं जिन्होंने पूरे आरजेडी परिवार को कब्जा कर लिया है। दूसरी बात, वक्फ वाले बिल पे आज नहीं, कई वर्षों पहले आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि इस बिल में संशोधन करने की जरूरत है। और वर्तमान में जो वक्फ बिल आया है ये ऐसा है अर्पिता जी कि मुस्लिम कह करके जो पूरे देश में एक खौफ का माहौल पैदा किया गया है। और सही में जो मुसलमान भाइयों बहनों का जो विकास होना चाहिए कि जो मुस्लिम समुदाय में भी हमारे जो पिछड़े मुस्लिम हैं, जो महिलाएं हैं जिनको अभी तक हक नहीं मिला, जिनको कई कानून के तहत उन्हीं के लोगों ने उनको बंदिशें बना के रखी। लेकिन लगातार मोदी जी की सरकार में, देश में और बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार में पूरे ओवरऑल मुस्लिम समुदाय के डेवलपमेंट पे जो काम किया है ये इनको पच नहीं रहा है। काम क्या हुआ है अब अर्पिता जी, मैं ये बताती हूँ कि बिहार में मदरसों में पढ़ाने वाले जितने भी शिक्षक हैं उनको, जो सरकारी शिक्षक होते हैं बिहार में, उनको वो दर्जा दिया गया, वो तमाम सुविधाएं दी गई। वक्फ बिहार की जो यहाँ पे व्यवस्था है उसके तहत उन जगहों को चिन्हित किया गया जो वक्फ के अधीन आता है, उनमें कई कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं। उससे डेवलपमेंट की ओर है कि उससे व्यवसाय उत्पन्न हो सकता है। पटना में एक बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पे मुस्लिम भाई के लोग वहां पे व्यवसाय कर रहे हैं, अपने परिवार को चला रहे हैं। वो कौन चला रहा है? वो परिवार जिसको मुस्लिम समुदाय के कुछ चुनिंदे लोगों ने अपने ही कम्युनिटी से बाहर निकाल के रखा। असली डेवलपमेंट देख करके इनको डर लग रहा है। और मैं इसीलिए सवाल पूछती हूं कि तेजस्वी जी एक बार अपनी शैक्षणिक योग्यता को मजबूत कर ले कि जो बिल केंद्र सरकार बना के भेज रही है उसको कैसे आप फाड़ सकते हैं। लेकिन इनकी शैक्षणिक योग्यता ये बताती है और इनकी भाषा बता रही है कैसे ये बिहार के मुस्लिम भाइयों को, बहनों को बरगला रहे हैं। लेकिन जब सत्ता देने की बात आती है, अर्पिता जी लास्ट में कहूंगी, जब सत्ता देने की बात आती है तब उनको दरकिनारा करते हैं। पूरे देश को और पूरे बिहार को याद करना चाहिए, जब आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब जेल की यात्रा करने गए थे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, तब इनके अंदर अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है इनको नजर नहीं आए थे। तब इनकी राजमाता इनको नजर आई थी, क्योंकि परिवारवाद कैसे हावी है तब मुस्लिम भूल गए। एम वाई कहते जरूर है लेकिन कभी भी एम का याद नहीं आता है। ठीक है अनुप्रिया जी, फिर तो ये सवाल ये भी कह सकते हैं कि आपके मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम दोनों वो कौन से मुस्लिम थे? मतलब आप उनको कौन सा, उनको आप कहाँ आगे ले आते हैं? मतलब आप हर इंसान अपनी तरीके से राजनीति कर रहा है।
नहीं अर्पिता जी, तो फिर ये सवाल अगर हमसे आप कहेंगे तो 2020 की हम जेडीयू के परफॉर्मेंस में बात करते हैं, हमारे 11 कैंडिडेट में से एक भी मुस्लिम कैंडिडेट जीत के नहीं आते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एक निर्दलीय कैंडिडेट जो चुनाव जीत के आया था उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया। हमारी योजनाओं में कभी अर्पिता जी आप इफ वर्ड की बात नहीं देखेंगे, कभी हम नहीं कहते कि मुस्लिम भाइयों को यह योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हम तो कोशिश कर रहे हैं कि वो नहीं मिल पा रहा है उनको हम विकास की मुख्यधारा में जोड़ पाए। ठीक है वारिस पठान। नहीं देखिए सुनिए, बात ये है, बात मुस्लिम भाइयों को लाभ की बात नहीं, मुस्लिम भाई भी टैक्स भरता है, इसके लिए लाभ सबको मिलता है। कोई आपको अपने जेब से तो नहीं भर रहे हो किसी को, नहीं, ये बात हम नहीं बोल रहे। का पैसा रहता है उसी के हिसाब से लाभ मिलता है। अब बात नंबर ये नहीं, बात नंबर क्या आ रही है, सुनिए बात ये आ रही है पिताजी की फिलहाल वफ की लाने की जरूरत क्या थी इनको। जब वफ का काला कानून आया, जब वफ का, मैं जरा अपनी बात कंप्लीट कर दूं, बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है नहीं मैं बता, अच्छा मुझे बोलने दो। आपकी बात तो कितना क्लियरिटी सबने सुना था, बीच में आपने टोक दिया। देखिए अर्पिता जी, बात यहाँ डरने घबराने की नहीं है। डरने डराने का काम इसका है कि अगर आप एमआईएम को वोट देंगे तो बीजेपी जीत जाएगी, ये डरा डरा के लोग काफी साल तक वोट मांगते रहे। बात यह है कि अगर वक्फ के कानून के लिए अब ये बात कर रहे हैं, जब काला कानून पेश हुआ तो हमारी पार्टी प्रेसिडेंट ने तो उसको पार्लियामेंट में फाड़ दिया था। उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने याचिका डाली, हमारा बिहार के प्रेसिडेंट अख्तरुल इमान साहब जो असद ओवैसी साहब वहां पे पिटिशनर है, क्या आरजेडी के किसी मेंबर ने पिटिशन फाइल किया क्या वक्फ के काले कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में? नहीं किए, वहां नहीं करेंगे। लेकिन चुनाव के पहले इनको यकीन हो गया है कि मुसलमान जो तबका है 19% वो बिल्कुल एमआईएम की तरफ जा रहा है, अब उनको कैसा खींचे, तो अब ये लॉलीपॉप चालू कर दिया। आप जब मुसलमानों की इतनी पैरवी करते हो, उनकी इतनी बात करते हैं तो जरा